इस दुनिया का कोई भी माता पिता हो, वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। और जब बच्चे जवान होते हैं तो खुद के ज़िंदगी का फैसला खुद से करने लगते हैं और माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, जिसकी वजह से खुद की ज़िंदगियां नहीं बल्कि कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी भी सेम कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, जिससे कि एक कहानी स्टोरी आप लोगों को समझ आए। आज की जो सच्ची घटना है वो है पंजाब प्रदेश की लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक शहर पड़ता है अजीत नगर, और इसी अजीत नगर का रहने वाला है कुलदीप सिंह। कुलदीप, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल और रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। कुलदीप के पत्नी का नाम है गीता। गीता, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो कि 15 सालों से एक ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही है। कुलदीप की एक ही बेटी है सुदीक्षा, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, जो कि अपने ही शहर से कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। कुलदीप का छोटा भाई है हरदीप, जो कि अपने यहाँ ही नगर निगम में नाइट की ड्यूटी करता है। कुलदीप के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 लोग कमाने वाले हैं, इसलिए कुलदीप के घर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 18 जुलाई करीब रात्रि 9 बजे की। हर रोज़ की तरह कुलदीप जब ड्यूटी करके रात्रि के अपने घर आया, उस वक्त उसका भाई हरदीप अपने ड्यूटी को जा चुका था। कुलदीप अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाया अपने बच्चों के साथ। खाना खाने के बाद गीता अपने बच्ची को लेके ऊपर छत पर सोने के लिए चली जाती है और कुलदीप अपने नीचे ही एक रूम में सो जाता है। अगली सुबह 5 बजे जब गीता उठती है तो अपने किचन में आती है सबसे पहले, ताकि अपने पति के लिए लंच का भोजन तैयार कर सके। और साथ ही साथ गीता अपने किचन से ही अपने पति को कई बार आवाज़ लगाती है, पर कुलदीप एक भी बार उसका जवाब नहीं देता है। फिर गीता अपने पति के कमरे में आती है ताकि वो अपने पति को जगा दे। जैसे ही गीता कमरे के पास आती है और अंदर एंट्री करती है तो अंदर जाकर के अंदर का नज़ारा देखती है तो गीता ज़ोर से आवाज़ लगा के चिल्लाती है। गीता के पति कुलदीप की बेड पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और पूरा बेड भी खून से लथपथ था। इसी वजह से गीता जब ज़ोर से चीखी चिल्लाई तो उसकी बेटी के साथ साथ अगल बगल के आस पड़ोस भी इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी सूचना फिर से नज़दीकी थाने में दे दिया जाता है। और जब पुलिस को इस तरह की खबर मिलती है तो पुलिस पूरे अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है और डेड बॉडी को जब चेक करती है तो उससे पता चलता है कि उसके गले पर किसी तेज़ धारदार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करती है, फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। जब पुलिस इसकी पूछताछ गीता से करती है तो गीता पुलिस को बताती है कि हम लोग रात्रि के सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए थे। खाना खाने के बाद हम अपने बेटी को लेकर के छत पे सोने के लिए चले गए थे और हमारे पति कुछ देर टहलने के बाद अपने रूम में दरवाज़ा लॉक करके सो गए थे। पुलिस जब दरवाजे को जाके चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि दरवाज़ा भी किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं खोला गया है। और जब पुलिस गीता से और पूछताछ करती है कि कोई सामान घर का गायब तो नहीं है, तो गीता बताती है कि सर, यहाँ पर हमारी काले रंग की स्प्लेंडर बाइक खड़ी थी और हमारे पति के 2 मोबाइल थे। न तो बाइक है न तो 2 मोबाइल है। इस बात को पुलिस को सुन के अजीब सा लगता है कि दरवाज़ा भी नहीं टूटा है तो अपराधी कैसे बाहर से अंदर एंट्री कर गए। फिर सबसे पहले पुलिस कुलदीप के डेड बॉडी को लेकर के अपने कस्टडी में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ गीता के कहने पर धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस का छानबीन करना शुरू कर देती है। तब तक उधर कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी घर पर आ जाता है और पुलिस फिर इन तीनों से बारी बारी से पूछताछ करती है।
पुलिस को इतना तो यकीन हो गया था कि अपराधी बाहर से जोर ज़बरदस्ती करके नहीं घुसा है, इस केस में घर का कोई न कोई सदस्य शामिल रहा होगा। पुलिस जब तीनों से बारी बारी से पूछताछ करती है, कुलदीप की बेटी सुदीक्षा बताती है कि सर हम तो ऊपर छत पर सो रहे थे, जब मम्मी चीखना चिल्लाना शुरू की तब हम उठ के आए थे। फिर पुलिस कुलदीप के छोटे भाई हरदीप से पूछती है तो हरदीप बताता है कि सर हमारे भाई जब खाना खा के सोने के लिए चले जाते थे तो हमारी भाभी बाहर से दरवाज़ा लॉक करती थी। हरदीप जब इस तरह की बातें पुलिस को बताता है तो कहीं न कहीं पुलिस को गीता के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि गीता ने अपने बयान में बताई थी कि हमारे पति अंदर से दरवाज़ा लॉक किए थे। फिर पुलिस गीता के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है। गीता का कॉल डिटेल निकालने पर भी पुलिस को कुछ सबूत हाथ नहीं लगता है, कोई नंबर से गीता किसी से बात नहीं की थी। फिर पुलिस को बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आखिरकार अपराधी घर के अंदर घुसे कैसे, और पुलिस को इतना तो यकीन हो जाता है कि उसका भाई इस कत्ल में शामिल नहीं है, क्योंकि वो रात्रि में ड्यूटी पे था। अब घर में उसकी बेटी सुदीक्षा बची तो पुलिस सुदीक्षा के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है। फिर उसमें से एक ऐसा नंबर पुलिस को मिलता है जिसमें सुदीक्षा पिछले कई महीनों से बात कर रही है, और उस वक्त भी वो बात कर रही थी जिस वक्त उसके पिता का कत्ल हुआ था। बीच बीच में वो उस रात भी उस नंबर पे बात की थी। पुलिस जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी तेजपाल सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र लगभग है 21 साल, जो पास के मेहर सिंह नगर में रहता है, जिसकी दवाई की दुकान है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस तत्काल तेजपाल सिंह को अपने अंदर कस्टडी में ले लेती है और तेजपाल सिंह से कुलदीप के हत्या के बारे में पूछती है। तो कुलदीप साफ साफ बताता है कि सर मेरा सुदीक्षा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, पर हमने कुलदीप की हत्या नहीं की है। लेकिन पुलिस को तेजपाल की बातों पे यकीन नहीं होता है। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो आखिर तेजपाल अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और जुर्म कबूल करने के बाद जब पुलिस को बताता है तो किसी के कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है घटना से ठीक 2 साल पहले, जब सुदीक्षा और तेजपाल आपस में प्रेम प्रसंग करते हैं और फ़ोन पे बात करते हैं। फ़ोन पे बात ही नहीं करते हैं बल्कि वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। और कुछ महीनों का समय बीतता है तो एक दिन सुदीक्षा के पिता कुलदीप को इसकी जानकारी मिल जाती है। तो कुलदीप अपने बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हारा अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, तुम इन लफंगों के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। कुलदीप के लाख समझाने पर भी सुदीक्षा अपने पिता की बात नहीं मानती है। इसके बावजूद भी वो कुलदीप से बातचीत करती है और मिलना जुलना भी चालू रखती है। इसलिए कुलदीप इसकी शिकायत अपनी पत्नी गीता से करता है। गीता भी सुदीक्षा को लाख समझाने की कोशिश करती है, पर सुदीक्षा न तो गीता की बात मानती है न तो अपने पिता की बात मानती है। और समय धीरे धीरे गुजरता है। फिर सुदीक्षा कुलदीप से शादी करने का फैसला कर लेती है, पर सुदीक्षा के पिता इस शादी के खिलाफ थे। पर हद तो तब हो जाता है जब 18 जुलाई को सुबह सुबह कुलदीप अपने ऑफिस जाने की तैयारी करता है और गीता सुबह सुबह नाश्ता ला कर के टेबल पर रख देती है। इधर कुलदीप अपने बेटी को एक बार नहीं कई बार आवाज़ लगाता है कि वो भी आकर के नाश्ता कर ले, पर उसकी बेटी एक भी जवाब नहीं देती है। इधर कुलदीप की पत्नी कहती है कि आप छोड़िए, आपको ऑफिस जाने की लेट हो रही है, आप नाश्ता करिए, उसको छोड़िए। पर कुलदीप नहीं मानता है। वो बेटी के कमरे में जा कर के देखता है तो सुदीक्षा किसी से हेडफोन लगा कर के फ़ोन पे बात कर रही है। दरअसल वो फ़ोन पर उसी तेजपाल से बात कर रही होती है। ये दृश्य देख कर के कुलदीप
काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बहुत डांट फटकार लगाता है बेटी को और कहता है कि मैं तुम्हें कई बार मना कर चुका हूँ कि इस लफंगे के पीछे मत पड़ो। कुलदीप तुरंत अपने बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेता है और फर्श पे पटक देता है। फर्श पे पटकने से मोबाइल चूर चूर हो जाती है और आपस में बाप बेटी का झगड़ा शुरू हो जाता है। शोर शराबा सुन करके गीता अपने बेटी के कमरे में आती है और दोनों को समझा बुझा कर शांत कर देती है। फिर भी कुलदीप का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और बगैर नाश्ता किए अपना बैग उठाता है और ड्यूटी के लिए चला जाता है। और इधर गीता भी अपना नाश्ता नहीं करती है, वो भी गुस्से में थी और अपना बैग उठाती है और कॉलेज के लिए चली जाती है। इधर 10 बजे सुदीक्षा भी अपना बैग उठाती है और कॉलेज के लिए चली जाती है। शाम को जब कुलदीप अपने ड्यूटी से करीब 9 बजे घर आता है तो बहुत ठंडे दिमाग से काम लेता है और अपने बेटी के पास जाता है और उसको दुनिया की तरह तरह चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि गुस्से में हमने तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया है, हमने तुमको एक नया मोबाइल खरीद देंगे। और सुदीक्षा भी अपने पिता के बातों में आ जाती है और मान जाती है। फिर शाम को सारे परिवार बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सुदीक्षा अपने मम्मी के साथ छत पे सोने के लिए चली जाती है और कुलदीप कुछ देर तक टहलता है। फिर वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसको लगता है कि हमने अपने बेटी से माफ़ी मांग लिया है और बेटी भी मान गई है। पर सुदीक्षा अपने पिता से इस तरह से नफ़रत अब करने लगी है कि वो अपने पिता को इस दुनिया से हटाने का मन बना चुकी थी। और इधर दिन में ही सुदीक्षा अपने प्रेमी तेजपाल से बात करती है और वो फ़ोन पे बताती है कि अब हम अपने पिता को नहीं झेल पाएंगे, उन्हें इस दुनिया से हटाना ही होगा। सुदीक्षा जब अपने ही पिता को इस दुनिया से हटाने की बातें तेजपाल से करती है तो तेजपाल भी सुदीक्षा के बातों में आ जाता है और दिन में ही दोनों फैसला कर लेते हैं। और रात्रि के जब खाना खाने के बाद कुलदीप जब सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और उधर सुदीक्षा की माँ गीता भी जब गहरी नींद में सो जाती है तो खुद सुदीक्षा तेजपाल को अपने नंबर पर फ़ोन करती है और अपने घर बुला लेती है और खुद सुदीक्षा जा कर के दरवाज़ा खोलती है और तेजपाल को लेकर के अपने पिता के कमरे में चली जाती है। इधर तेजपाल अपने साथ एक धारदार हथियार भी लेकर के जाता है और कुलदीप अपने ही बेड पे गहरी नींद में सो रहा होता है और फिर तेजपाल कुलदीप के गले पर वो हथियार चला देता है जिससे वो चीख चिल्ला भी नहीं पाता है, जिसके वजह से कुलदीप की मौत हो जाती है। और अपने आप को बचाने के लिए सुदीक्षा और तेजपाल एक षड्यंत्र रचते हैं। सुदीक्षा अपने पिता के दोनों मोबाइल को लेकर के स्विच ऑफ कर देती है। स्विच ऑफ करने के बाद तेजपाल को दे देती है और घर में खड़ी बाइक को भी तेजपाल को बता देती है कि इसे ले जाओ ताकि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि बाहर से कोई बदमाश आए थे और बाइक और पिता के मोबाइल ले गए हैं और उनकी हत्या भी कर दिए हैं। इसकी कहानी जब तेजपाल पुलिस को बताता है तो इसी के आधार पर पुलिस सुदीक्षा को भी अपने अंदर कस्टडी में लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। वाकई में ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिससे आप लोग सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।